हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट टर्म पर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आपको इंडक्टिव सर्किट, ए सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर एक्सप्लेन किए थे। उसमें कुछ पॉइंट्स आपका जो है टाइम लैकनेस की वजह से आपका जो है छूट गया था, इसलिए आज फिर जो है आपको ए सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एसी सर्किट अल्टरनेटिंग सर्किट containing only inductor। ये आपका पॉइंट्स है कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, इस पर हम डिस्कस करेंगे आपको। दिस इज ए इंडक्टर and alternating source, and the inductance of coil is L. V is equal to V0 sin omega t. तो दिस इज द सर्किट, मतलब मीटर इंडक्टर। बैक 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 आपका साउंड आ रहा है, उसको माफ करिए आप लोग। Alternating circuit containing only inductor. We take a inductor whose inductance is L. Add to the alternating sources the equation of alternating voltage V is equal to V0 sin omega t. Due to alternating voltage, the alternating current is flow into the inductor. So initially we applied the potential of the alternating source V is equal to V0 sin omega t. ये हमने इंडक्टर को ऐड कर दिया इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज से इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा। आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया है कि अल्टरनेटिंग सोर्स आर वोल्टेज whose magnitude and direction both continuous changes with respect to the time. It means alternating current and voltage का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिस बैक ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ भी कहते हैं, जिसका फार्मूला ऑलरेडी डिराइव किया जा चुका है -L/di/dt। ये है आपका बैक ईएमएफ जो इस इंडक्टर में अप्लाइड होता है। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिस बैक ईएमएफ अपोज टू इंक्रीज द अल्टरनेटिंग करंट, इसको अपोज करता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस सर्किट के अंदर हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमने यूज किया नहीं है, तो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। देन एट दैट कंडीशन अप्लाइड वोल्टेज एंड इंड्यूस ईएमएफ बोथ आर इक्वल, या इन अदर वर्ड यू कैन आल्सो से दैट द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ is equal to 0. It means V plus minus L di/dt is equal to 0. After transpose you can get L di/dt is equal to V.
यल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू भी, एंड भी मीन्स भी जीरो साइन ओमेगा टी, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन भी इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी होता है, जिसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने नोट किया है। तो इस भी की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे भी जीरो साइन ओमेगा टी, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू भी जीरो अपॉन यल साइन ओमेगा टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस dt से, तो भी जीरो अपान यल साइन ओमेगा टी dt डी आई। अब याद रखिए, ये जो मैंने डी आई का वैल्यू निकाला है ये इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हमें टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट फ्लो इनटू द इंडक्टर, तो हम इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी आई इज इक्वल टू भी जीरो अपान यल कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। द इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू आई भी जीरो अपान यल एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस कास ओमेगा टी। और ये मैथमेटिकल रूल है, जिसके विथ रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर दिया हमने। ये हो गया आई इज इक्वल टू भी जीरो अपान ओमेगा यल, और ये हो गया वैल्यू माइनस कास ओमेगा टी, तो इनटू माइनस कास ओमेगा टी। तो कास ओमेगा टी को हम नोट कर दे रहे हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, यानी साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कास ओमेगा टी। अब एक क्वेश्चन एराइजेज है, आई इज इक्वल टू भी जीरो अपान ओमेगा यल, और आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई इज इक्वल टू भी जीरो अपान ओमेगा यल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I is equal to one things remember, this is the balance equations। ये इक्वेशंस है एक तरह से, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल होना चाहिए। तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो रियल में भी जीरो अपान ओमेगा यल भी आपका इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो भी जीरो अपान ओमेगा यल का मतलब कि जब ये वोल्टेज हो गया तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओमेगा यल रियल में है क्या, किसका काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बट दिस रेजिस्टेंस arises due to inductor, so it is called inductive reactance। इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका सिंबल XL हम लेते हैं। याद रखिए, ओमेगा एल रियल में रेजिस्टेंस को शो कर रहा, बट दिस रेजिस्टेंस अराइजेज ड्यू टू इंडक्टर, सो इट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस ना कह करके बल्कि इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसके वजह से आपका एराइज हुआ है, इंडक्टर की वजह से। तो आइए इस फार्मूला में I इज इक्वल टू भी जीरो अपान एक्सएल, तो एक्सएल की जगह आप ओमेगा यल की जगह एक्सएल नोट कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I इज इक्वल टू
एंड यू नो दैट V0 अपान R यानी V अपान R मतलब रेजिस्टेंस, तो एक्सेल रेजिस्टेंस है, तो V0 अपान एक्सेल को आप कहेंगे I0। इसका मतलब कि I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखिए इसको हमने इक्वेशन सेकेंड का नाम दे दिया, याद रखिए, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। क्वेश्चन क्या उठ रहा है आपका पॉइंट्स, कि मैंने इस इंडक्टर को ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया था, और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से ये इस इंडक्टर में जो करंट का फ्लो हुआ उसका इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया। इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पर आप कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, ये देखिए यहां पर ओमेगा टी है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा। तो अक्सर जो है अल्टरनेटिंग सर्किट के अंतर्गत एक हम फेज डायग्राम यानी फेज वर्ड यूज करते हैं। फेज क्या है, तो फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which shows at any instant magnitude and direction of the vector quantity। तो ये आपका V is equal to V0 sin ओमेगा टी एंड I is equal to I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये इक्वेशन आपको शो कर रहे हैं कि ये सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर इन विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसमें माइनस पाई बाई 2 हो गया यानी 90 डिग्री माइनस हो रहा है। इसका मतलब कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है अल्टरनेटिंग करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमा होगा तो अल्टरनेटिंग करंट मिनिमा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं इस स्टेप को। नहीं सर रुकिए। अच्छा ठीक है, तो केवल डायग्राम हमने आपको रिमूव कर दिए हैं, बाकी सर ये दोनों कॉलम मिटा दीजिए, आखिरी वाला छोड़ दीजिए। केवल ये इसको रिमूव कर दें, ये इसको और इसके बाद वाले को दोनों अच्छा। को इरेज कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आखिरी वाला रहने दीजिए। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, अभी जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा है और सेकेंड लिखा है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपका कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड shows that alternating, देखिए ये भी मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम शॉर्ट में लिखे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड shows that alternating voltage is pi by 2 phase lags forward than अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा कंक्लूजन निकला है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड शोज दैट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज पाई बाई 2 फेज लैग्स फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम के लिए देखिए हम इसका फेज डायग्राम दिखा रहे हैं, सिंपल आप फेज डायग्राम यहां से दिखा सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग पहला इक्वेशन कौन सा लिए थे सर? हेलो, यस सर। हाँ बोलिए। हम लोग पहला इक्वेशन कौन सा लिए थे? पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो उसको तो डिराइव करना नहीं है, वो तो हमने वोल्टेज दिया है इंडक्टर को, उस वोल्टेज से हमको जो करंट मिला है इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया है। समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। देखिए अब बताइए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है पाई बाई 2 फेज फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर इसको अल्टरनेटिंग करंट हम लेते हैं, इस डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग करंट हमने ले लिया, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होगा आपका ये इंडक्टर के लिए आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज V हो गया। तो देखिए V हमने ऊपर लिया है और इसको इधर लिया है, इसका मतलब कि V जो है I से 90 डिग्री क्या हो गया आपका, लैग फॉरवर्ड हो गया। यानी इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड हो गया आपका स्टेप।
इस डायग्राम से यही कंक्लूजन निकल रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर द इंडक्टर इज 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट। ये स्टेप हुआ। इसी को और आगे हम इस फिगर को हम और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ही ग्राफ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग इक्वेशन करंट दोनों को हम एक ही ग्राफ पर शो कर दे रहे हैं। देखिए अब जरा ये ग्राफ देखिए आप लोग। ये ग्राफ पर हमने ओरिजिन से लिए हैं। ये ओरिजिन से हमने एक डार्क लाइन ड्रा किया है। तो ये डार्क लाइन आपका जो है अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी को लिया है हमने, यानी इसका इक्वेशन हम दिखाएं। तो अब बताइए कि ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, जिसका ये आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो गया। और एक हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ यहां से मैंने खींचा है, ये ग्राफ आया जो डॉट लाइन कर दी है। तो ये डॉट लाइन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी के लिए है। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने यहां देखा है V0। अब बताइए कि जब अल्टरनेटिंग करंट मिनिमा था तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज उस समय मैक्सिमा था, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड है। डायग्राम में हमने दिखा रहे हैं यहां पर। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो डॉटेड ग्राफ है वो अल्टरनेटिंग करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड है। इसका मतलब हो रहा है कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमा है तो करंट आपका मिनिमा, और जब आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिनिमा आ रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट आपका मैक्सिमा हो रहा है। इस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, द फेज बिटवीन देम इज 90 डिग्री। 90 डिग्री ये स्टेप था आपका। तो ये आर्टिकल पूरा होता है, फिर इसके बाद आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट इससे रिलेटेड? हेलो सर, ये फॉरवर्ड समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, डायग्राम ये बताइए, फॉरवर्ड। आप देखिए यहां से हमने ये ग्राफ ले गए हैं ना, जो डार्क लाइन से। तो डार्क लाइन मैंने क्या दिखा रहा है? डार्क लाइन हम करंट को दिखा रहे हैं। देखिए, तो जब करंट जीरो का मतलब कि जब करंट मिनिमा है, जीरो करंट जीरो है, तो उस समय वोल्टेज आपका मैक्सिमा पर है, मैक्सिमम। क्योंकि ग्राफ में हमने इसको देखा है, ऊपर से लाए हैं। इसका मतलब कि जब करंट आपका मिनिमा है, जीरो है, तो वोल्टेज मैक्सिमा पहुंच गया। और जैसे ही करंट आपका मैक्सिमा पहुंच रही है तो वोल्टेज आपका मिनिमा की तरफ मूव कर जा रहा है। तो इस तरीके से आप ग्राफ पर मैंने दिखाया इसको, और इसको मैथमेटिकली हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया है कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है। इसका मतलब कि इंडक्टिव सर्किट में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो 90 डिग्री अल्टरनेटिंग वोल्टेज से लैग बिहाइंड होता है, यानी करंट बिहाइंड होता है, वोल्टेज फॉरवर्ड होता है, क्योंकि इसमें माइनस आया है। क्योंकि हमने वोल्टेज का जो इक्वेशन लिया था वो लिया था हमने V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और उसका इक्वेशन आ गया माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड है, या करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग बिहाइंड है। दो वर्ड हम यूज करते हैं, एक लैग फॉरवर्ड और एक लैग बिहाइंड। तो लैग फॉरवर्ड का मतलब कि अगर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से लैग फॉरवर्ड है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वोल्टेज मैक्सिमा होगा तो करंट मिनिमा होगा, जब वोल्टेज मिनिमा होगा तो करंट आपका मैक्सिमा होगा। और उसी को हमने यहां पर ये इक्वेशन के माध्यम से यहां पर मैंने स्टेप लिख दिया। उसी चीज को यहां हमने डायग्राम द्वारा दिखा दिए। इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड होता है, और इसका ये मैंने ग्राफ खींच दिया इस तरीके से।
तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो ये सारे आर्टिकल्स आपको शो करने पड़ेंगे। अगर आपको पूछता है कि फॉर द इंडक्टिव सर्किट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, है ना, मैथमेटिकली डिराइव इट, तो आप इस तरीके से इसका डेरिवेशंस करेंगे आप। ये स्टेप है आपका। डायग्राम भी आप बनाएंगे, ये दोनों डायग्राम भी आप बनाएंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। आपका स्टेप देखिए, अब पर्टिकुलर हम कंडीशन के अंतर्गत चल रहे हैं। आइए कंडीशन हम ले रहे हैं, या इसको नोट हम लिख रहे हैं, नोट। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अभी आपने स्टडी किया कि हमने जो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल कहते हैं, और रियल में ये एक्सेल किसके वैल्यू के इक्वल है, ओमेगा एल, क्योंकि हमने डायग्राम मिटा दिए हैं। लेकिन ये देखिए यहां लिखे हैं हम ओमेगा एल को ही हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल कहते हैं। तो एक्सेल का वैल्यू किसके इक्वल हुआ, ओमेगा एल। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एफ बी द frequency, F be the frequency of alternating current, then XL is equal to omega is equal to 2 pi FL। ओमेगा का वैल्यू होगा, हाँ हेलो सर, F बिटवीन के बाद क्या लिखे हैं? F के बाद L लिखे हैं सर, वहां पे नहीं है, ऊपर ये XL equals to omega। यस सर। XL is equal to ओमेगा एल। यह ओमेगा एल रेजिस्टेंस है इंडक्टिव सर्किट के लिए, और इसी ओमेगा एल को हम XL से डिनोट करते हैं, जिसको रीडिंग करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस शो करते हैं। तो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, वहां से स्टेप हम लेके आगे बढ़े हैं। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब मान लीजिए कि अगर अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी एफ है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होगा, जो फार्मूला आपने स्टडी किया है। तो अब बताइए कि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल हो गया। अब आइए फॉर अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम चल रहे हैं। अब बताइए कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए फ्रीक्वेंसी, ये एल भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, और ये पाई भी कांस्टेंट। इसका मतलब कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। इस पॉइंट को देखिए, क्योंकि आपका यल 2 एंड पाई कांस्टेंट, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ। इसका मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, अगर ये हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया और ये एक्सएल ले लिया, अगर दोनों को हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी द ग्राफ बिटवीन द एक्सएल एंड एफ बी ए स्ट्रेट लाइन। फिर इससे रिलेटेड और आपका नेक्स्ट स्टेप आपका हो सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सएल। यूनिट ऑफ एक्सएल, एक्सएल का यूनिट क्या होगा? तो आप बताइए कि ओमेगा एल को रेजिस्टेंस कह रहे हैं, इसी ओमेगा एल को हमने एक्सएल कहा, और एक्सएल को रीडिंग करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रियल में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो यूनिट ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू आल्सो ओम। इसका यूनिट क्या होगा? ओम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। अब आइए फॉर डीसी करंट, जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द करंट, एसी करंट एंड डीसी करंट। मान लीजिए कि हमने एक सर्किट लिया है, जिस सर्किट में इंडक्टर लगा है, उस सर्किट में हम जो है एसी करंट ना फ्लो करा करके डीसी करंट फ्लो करा दिया, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस? तो सपोज कर लीजिए कि फॉर डीसी करंट, एंड यू नो दैट द डीसी करंट फ्लो इज ओनली स्ट्रेट लाइन, there is no magnitude and direction change, so you can say that for the DC current the frequency is equal to 0, frequency is equal to 0. So for this formula XL is equal to 2 pi FL, F is equal to 0, then XL is equal to 0. तो याद रखिएगा आप लोग, इंडक्टिव सर्किट में अगर डीसी करंट को फ्लो करा दिया जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू 0 होता है।
इस पर 1 मार्क क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर द डीसी करंट। केवल एक वर्ड में आंसर देंगे आप, 0। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 0 फॉर द डीसी करंट, डीसी करंट के लिए। तो ये स्टेप था आपका, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सर्किट इंडक्टिव है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट को हम फ्लो करा रहे हैं, तो व्हाट इज द एवरेज पावर, व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडक्टिव सर्किट। Power supplied to an inductor, पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, इस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको डिराइव किए हैं कि अगर इंडक्टिव सर्किट में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्रोवाइड करते हैं, तो उस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसका इक्वेशन I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। तो देखिए पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर, तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर इंडक्टर को सप्लाई करेंगे तो इस वोल्टेज की वजह से उसमें जो करंट फ्लो होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। आपने पढ़ा होगा पावर, पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I, तो P इज इक्वल टू V मीन्स V0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई I मीन्स I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। P इज इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन A माइनस B पर ब्रेक कर दीजिए। साइन A माइनस B का फार्मूला होता है साइन A कास B माइनस कास A साइन B। तो ये A हो गया और ये B हो गया। साइन A माइनस B पर इसको ब्रेक कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कास पाई बाई 2 माइनस कास ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाई 2। P इज इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी एंड कास 90 का वैल्यू, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसको आप कर दीजिए आप लोग, फिर आपको जो है ट्रबल होगी समझने में, इसलिए बैकग्राउंड साउंड को आप कर दीजिए। कास 90 का वैल्यू 0, 0 से आप साइन ओमेगा टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 एंड साइन 90 का वैल्यू 1, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा केवल माइनस कास ओमेगा टी। आफ्टर सिंप्लीफाई P इज इक्वल टू V0 I0 और साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को बिफोर आप लिख दीजिए यहां पर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी। P इज इक्वल टू माइनस V0 I0, हम इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी। P इज इक्वल टू माइनस V0 I0 अपॉन 2 एंड 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी बिकम्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन 2 ओमेगा टी। तो हमने अभी आपको एक फार्मूला डिराइव किए कि P इज इक्वल टू माइनस V0 I0 अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन ये पावर जो है
इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब एट एनी इंस्टेंट है। हमको तो निकालना है कि एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आप जानते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होता है, तो जो पावर भी डेसिपेट होगा इंडक्टिव सर्किट में, उसका वो भी आपका कभी हाई कभी लो होता रहेगा। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए आपका एवरेज पावर क्या होगा, यहां उसको निकालने के लिए अब हम यहां से एवरेज वर्ड यूज करेंगे, यानी एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये स्टेप हम लेने जा रहे हैं। तो याद रखिए इस साइड को हम इरेज कर दे रहे हैं, यहां से इसके आगे एक्सप्लेन करने के लिए इस साइड को इरेज करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब P जो है इसके ऊपर हमने बार लिख दिया, इसका मतलब कि हम एवरेज पावर अब निकालने जा रहे हैं। तो P के ऊपर हमने लाइन ड्रा कर दिया जिसको बार आप रीडिंग कर सकते हैं, और P बार क्या रीडिंग करेगा, तो एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो P बार इज इक्वल टू माइनस V0 I0 अपॉन 2, और इसको हमने इस तरीके से नोट कर दिया साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी को इस तरह से नोट करने का मतलब कि आपके माइंड में ये फिगर आ जाना चाहिए कि इसका निकालना क्या है, एवरेज वैल्यू, यानी साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू अगर निकाल कर यहां पुट कर दे तो हमको एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल निकल जाएगा। तो फिर यहां से हमें डिराइव करना है मैथमेटिकली कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो आइए देखते हैं, यहां से इस इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट का नाम दे दिया साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डी टी फॉर 0 से टी। 0 से t के बीच में साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वेरिएशंस निकल जाएगा कि व्हाट इज द वेरिएशंस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। लेकिन एवरेज नहीं निकला, एवरेज तो तब निकलेगा जब 1 अपॉन टी से डिवाइड करेंगे। अब ये एवरेज वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल 1 अपॉन टी साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास 2 ओमेगा टी, और t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे 0 टू t, 2 ओमेगा बिफोर होगा 1 अपॉन 2 ओमेगा टी, माइनस को भी बिफोर लाके लिख दीजिए आप -1 कास, इस t की जगह कैपिटल T लिखेंगे आप एक बार अपर वैल्यू, माइनस एक बार t की जगह 0 लिखेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, कास 0 -1 अपॉन 2 ओमेगा टी। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई अपॉन ओमेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई का मतलब कि ओमेगा टी की जगह 2 पाई लिखेंगे, 2 पाई में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कास 4 पाई माइनस कास 0 माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा टी एंड कास 4 पाई का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, कास 4 पाई का वैल्यू 1 और कास 0 का भी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मींस टोटल वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 0 हो गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, यहां पर तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू पुट करने पर आपको मिलेगा P बार इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन फर्स्ट में आप अगर इसकी जगह 0 लिखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। कंक्लूजन क्या मिला आपको? कंक्लूजन तो ये निकला है आपका कि अगर सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हो उसमें
अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराने पर उसका एवरेज पावर 0 होता है। एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द इंडक्टिव सर्किट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इंडक्टिव सर्किट। यानी इंडक्टिव सर्किट में अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करा दे तो आप जानते हैं कि द रेट ऑफ कंजक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। पावर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। यानी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कंजप्शन होती है, चेंज होती है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर सर्किट इंडक्टर है, उस इंडक्टिव सर्किट में अगर अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा दे रहे हैं तो आपका एवरेज पावर क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब कि देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द इंडक्टिव सर्किट। यानी व्हेन द सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर then due to passing through the alternating current there is no loss of electric energy into heat energy. In this way, finally conclusion, find out that average power for inductive circuit is equal to 0. तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये पूछता है कि derive the formula of the average power for inductive circuit। डिराइव करने के लिए दे दिया, तब तो आपको यहां से आप यहां तक ले आएंगे, तब आपका ये आर्टिकल्स पूरा होगा। और नहीं तो कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन इस पर पूछ देगा आपसे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल इन द इंडक्टिव सर्किट। एक वर्ड में आंसर लिखेंगे आप क्या? 0। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी हमने आपको स्टडी किया कि सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, जिसके बीच में हमने आपको फेज रिलेशंस बताया अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट के बीच में। फिर आपको हमने एक्सप्लेन किया इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसका यूनिट। फिर आपको जो है ग्राफ भी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर हमने बताया कि उसी सर्किट इंडक्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर क्या होगा, तो एवरेज पावर का वैल्यू आपको मिला 0। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट जो लेकर चल रहे थे उसमें फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया था सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। सेकेंड हमने एक्सप्लेन किया है सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। यानी एक सर्किट। हाँ हेलो सर, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आपको कैसे भेजें? क्वेश्चन डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिएगा। सर धीरेन्द्र सर को मैसेज किए थे कि आपको भेज दे, तो वो बोले कि आप व्हाट्सएप यूज ही नहीं करते। अच्छा ठीक है, तो हम धीरेन्द्र सर से ले लेते हैं, क्वेश्चन उनके पास है तो। ओके हाँ ठीक है ओके। अब सुनिए, तो मैंने आपको सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस वो बता दिया, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ये बता दिया। अब आपको हम थर्ड हेडिंग बताएंगे कि सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। फिर उसके बाद एकदम सेम स्टेप से हम डेरिवेशंस करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा लास्ट हेडिंग होगा कि ये सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसको एक साथ, यानी हम रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को एक साथ सर्किट में ऐड कर देंगे, जिसको हम कहेंगे एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, तब जाकर के ये आपका जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट दी एंड होगा आपका। तो आज का टाइम जो है आपका एंड हो चुका है। अब हम आपको ये सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर नेक्स्ट यानी टुमारो डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 मिनट का टाइम बचा हुआ आपके पास। नहीं है सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक है, थैंक यू।